हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। देखो आज हम जो करने जा रहे हैं ये क्लास 2 होगी CGL एग्जामिनेशन जो कि मेंस होगा 2019 वाला। उसकी क्लास 2 आज हम करेंगे और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो कि होंगे 11 सितंबर 2019 को जो टियर 2 एग्जाम हुआ था CGL 2018 का। तो उसके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप ये कोशिश करना कि जो क्वेश्चंस आज हम करेंगे वो जो हम कंसेप्ट उसके अंदर सीखेंगे उसको आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करने की कोशिश करना। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो सबसे पहले समझते हैं कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है। देखो कोई भी अगर आइटम हमारे पास है, एक उसका कॉस्ट प्राइस होता है कि जिसपे कि दुकानदार सामान को खरीदता है, वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस CP। और जिस दाम पे उसको बेचता है, जिस दाम पे खरीद कर, देखो जिस दाम पे खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस है और उसमें अपना कुछ मार्जिन प्रॉफिट जोड़ के फिर जिस दाम पे बेचता है वो होता है सेलिंग प्राइस। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो होता है जिस प्राइस के ऊपर दुकानदार डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट देने के बाद मार्क्ड प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे आ जाते हैं। कि जैसे कई बार होता है ना, दुकानदार कहता है कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो 100 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस हो गया और 10% का डिस्काउंट देगी जो 90 रुपये आया वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये बात हुई CP SP और MP की। तो ये चीज़ें हमने अभी जान ली। अब देखो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखो, a shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20%। देखो यहीं तक क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ये किसी दुकानदार ने मार्क्ड प्राइस के ऊपर 28% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसको CP के ऊपर 20% का लाभ होता है, उसको 20% प्रॉफिट होता है। आगे कहता है, इफ ही गेन्स 30.80 रुपीज ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर उसको एक आर्टिकल बेचने पर 30 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या है आर्टिकल का। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, MP को हम एज्यूम कर लेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस बी ₹100। हमने 100 रुपये लेट कर लिया कि मार्क्ड प्राइस 100 रुपये है। उसके बाद शॉपकीपर ने 28% का डिस्काउंट दिया। तो हमने अभी सीखा था कि मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट देने के बाद हम सीधा सेलिंग प्राइस पे आ जाते हैं। तो 28% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ को उसने 72 रुपये पे सेल कर दिया एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और ये जो 72 रुपये का बेचने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस का 120% 72 रुपीज़ है, कि कॉस्ट प्राइस का 20% ज़्यादा है 72 रुपीज़। जो मैंने 120 लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 + 20। मतलब ये हमारा हो गया कि CP से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है ये 72। तो CP 120/100 को हम लिख सकते हैं 6/5। ये कट जाएगा 0 से 0, 2 5 = 10, 2 6 = 12 इज इक्वल टू 72। तो CP हो जाएगा 72 × 5/6, 72 × 5/6। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो इसके अंदर हम काट सकते हैं उसको हम काट देंगे। तो 36 आ जाएगा, 2 × 36 72 और ये 50, फिर दोबारा जाएगा 218 और 225। ठीक है। अब ये बेस में 6 है, अब हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस से यहाँ पे 6 हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 18 × 6 यानी 108 और यहाँ पे आ जाएगा 25 × 18, 25 × 18। अच्छा ये इंटू 5 यहाँ पर है, तो ये 18 5 हम इसको लिख सकते हैं 90। देखो
अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि देखो 90 रुपये की चीज़ है जो दुकानदार को 90 की पड़ी है, उसने 108 रुपये की बेची है। और क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो इफ़ ही गेन्स 30.80 पैसा, उसको फ़ायदा कितना हुआ है? एक्चुअल में उसको 30 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि उसको देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? 108 माइनस 90, उसको 18 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे उसको 18 यूनिट्स या 18 रुपीज़ कुछ भी कह सकते हो, तो 18 यूनिट का उसको फ़ायदा हुआ है, बट एक्चुअल में उसको 30 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा हुआ है। तो देखो हम इससे कैसे इस 30 रुपये 80 पैसे पे जाएंगे, इसको कहते हैं हम इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज कर देंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में हमें फ़ायदा 30 रुपये 80 पैसे का हुआ है। तो 18 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये 80 पैसे। 18 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये 80 पैसे। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30.80 बटे 18, और टोटल कितना है? 90 यूनिट। ये देखो 90 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30.80 बटे 18 इंटू 90। डेसिमल हटेगा, डिवाइड में 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 9 टू 18, 18 से ये कटेगा 154। जो 154 है हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। देखो जब 18 यूनिट हमारा प्रॉफिट था तो 90 सीपी था। जब 18 यूनिट प्रॉफिट था तो 90 सीपी था। हमने ये निकाल लिया। जब 30.80 हमारा प्रॉफिट था तो हमारा सीपी कितना हुआ? 154 रुपये। तो हमने यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है, इसका यूज़ करते हुए अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए एसपी का क्या है, एक्चुअल एसपी या एक्चुअल एनपी क्या है, तो वो भी हम मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है इतनी, 30.80 बटे 18, तो 108 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इस 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मार्क्ड प्राइस की वैल्यू क्या होगी? तो 30.80 बटे 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 154 कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, जिसमें कि उसको 30 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर है। देखो हम 2 डिजिट नंबर कैसा होता है? मान लो कोई 23 नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 3, या फिर हम 20 को और सिंपल ब्रेक डाउन करके लिखें तो 2 × 10 + 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 + 3। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखो कुछ सॉल्व करेंगे अभी। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर है 10x + y, 10x + y, और अब सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा? डिजिट्स इसमें क्या होंगी? x और y। तो सम ऑफ द डिजिट्स है x + y इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर। नंबर है 10x + y अपॉन 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7x + 7y इज इक्वल टू 10x + y। तो 10x में से 7x माइनस होगा तो 3x, और 7y यहाँ पे y माइनस हो जाएगा 6y। 3 से काट देंगे 2। तो यहाँ पर आ गया x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1। द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसमें कौन सी है? y यूनिट डिजिट है और x हमारी टेंस की डिजिट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 23 है, तो 23 के अंदर 3 हमारी यूनिट डिजिट है, और ये जो 2 हम देख रहे हैं 2 हमारी टेंस डिजिट है। तो अब देखो आगे क्या इन्फॉर्मेशन है कि यूनिट डिजिट 4 कम है टेंस डिजिट से। तो टेंस डिजिट है x, यूनिट डिजिट 4 कम है, x इज इक्वल टू y - 4। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y - x इज इक्वल टू 4। अब हमने देखा कि y और x में 4 का डिफरेंस है,
और यहाँ पर y और x में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 4 का ही डिफरेंस बना देंगे। कैसे? ये जो 1 का डिफरेंस है ना, इसको हमें 4 करना है, तो उसके लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो जब ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब x हमारा 8 हो गया और y 4 हो गया, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दोनों डिजिट्स के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया। अब यूनिट डिजिट है हमारा 4, जो कि 4 कम है टेंस डिजिट से। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा नंबर क्या आ गया। नंबर हमारा एक्चुअली में है 84। हमने x को यहाँ पे पुट कर दिया 10 के साथ। जैसे 10x प्लस वाई इक्वेशन थी हमारी, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 4, तो 80 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 84। आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 7। अगर नंबर को हम रिवर्स कर दें, 84 को रिवर्स करेंगे तो 48 बन जाएगा। रिवर्स करेंगे 48 इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर बताएं क्या होगा। 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 होता है 42। 42 हमारा आ गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 48 माइनस 42 इज 6। तो 6 हमारा रिमाइंडर आंसर आ गया। यही हमसे पूछा था, क्या रिमाइंडर बचा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन 12, 16, 18, 20 और 25 को डिवाइड करें, डिवाइड द लीस्ट नंबर x। कोई नंबर है x, अगर इन सभी नंबर्स को x से डिवाइड किया जाए, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 बट x इज डिविजिबल बाय 7। व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस इन x। तो पहले क्वेश्चन को यहीं तक समझते हैं। देखो कोई नंबर है x, तो इस केस में क्या होता है कि x अगर इन सभी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेंगे और वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। बेसिकली हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जो जैसे सबसे छोटे नंबर्स के अंदर हम इसे पावर की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें सभी नंबर्स को लेना है। जैसे सबसे पहले 2 लिया, इसके सबसे बड़ी पावर कौन सी है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 4, तो हमें 4 लेना है। मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट नंबर हमें कौन सा दिखता है 3। 3 के सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी पावर हो गई 2, हमें 2 लेना है। नेक्स्ट नंबर आता है 5। देखो 2 हमने कवर करा, 3 करा, 2 2 2 ये सब कवर हो गया, हमारे पास सिर्फ अब 5 बचा है। और 5 की सबसे बड़ी पावर है 2, तो उसको लेंगे हम 2, 5 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 इंटू 9 इंटू 25, ये हमारे पास आ जाएगा 144 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110, ये आ गया 3600 हमारा एलसीएम आ गया, जो कि एलसीएम होगा 12, 16, 18, 20, 25 का। और 12, 16, 18, 20, 25 इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर पाएंगे, कंप्लीटली काट पाएंगे, आप चेक कर सकते हो। अब आगे कह रहा है द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, हर केस के अंदर, बट ये कह रहा है कि रिमाइंडर 4 है, मतलब 3600 से 4 ज़्यादा है, मतलब 3604 है। ठीक है, अब आगे एक कंडीशन और है, बट x इज डिविजिबल बाय 7। बट ये जो 3604 अगर है, ये हमारा x ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए।
तो अब हम चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो 3604 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 ज़ा 35, 10 7 1 ज़ा 7 34, 7 4 ज़ा 28। नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे जो 3600 से बड़ा होगा बट इन सभी से वो डिविजिबल होगा, जिसके के अंदर 4 हमारा रिमाइंडर भी बचेगा। जब इन नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब भी ये नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा और 4 ऐड कर देंगे तो 4 एक रिमाइंडर भी हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसको चेक करेंगे, तो यह नंबर आता है 7204। इसको चेक करेंगे क्या 7 से डिविजिबल है, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसे कब तक चेक करना है, हम इसे तब तक चेक करेंगे जब तक ये नंबर 7 से डिविजिबल ना हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे 3600 इंटू 3 प्लस 4, 3 6 18, 00 प्लस 4, 11804। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट हम करेंगे 3600 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हमें चेक करते हुए जाना है। तो इसका हम देखते हैं कि आगे कहां पर आंसर आता है। देखो 00 4 6 24, 14404। तो इसको चेक करते हैं 7 से, ये भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3600 इंटू 5 प्लस 4, 5 6 30 प्लस 4 8 00 4 बाय 7, तो 7 2 14, 40 7 5 35, 57 7 49, 7 2 14। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल है। तो हमने ये नंबर अब फाइंड कर लिया 8004। ये ऐसा नंबर है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 12 16 18 20 25 से डिविजिबल है और 4 रिमाइंडर उसके अंदर हमें मिल जाता है। किसी भी नंबर से हम इसको डिवाइड करें इनमें से तो हमें 4 रिमाइंडर मिल जाएगा, और प्लस ये x जो है, x है डिविजिबल बाय 7, मतलब ये नंबर है हमारा, ये साथ के साथ 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस इन x। थाउजेंड्स प्लेस कौन सी होगी, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और ये आ गई हमारी थाउजेंड्स प्लेस। तो थाउजेंड्स प्लेस पे नंबर है हमारा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर एंड रोज डाउनस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर। पहले समझते हैं कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। देखो लेट एज्यूम करते हैं कि ये एक हमारे पास रिवर है, ठीक है, और इसका स्लोप इस तरफ है, ढलान इस तरफ है, मतलब पानी जो बह रहा है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये पानी की फ्लो होने की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हम बोलें कि कोई बोट है, अगर बोट इस डायरेक्शन में जाती है तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम जाती है, वो रिवर के बहाव में जाती है। और जब हम बोलें कि अपस्ट्रीम जाती है, मतलब रिवर के अगेंस्ट वो ट्रेवल करती है, तो ये हो जाता है हमारा अपस्ट्रीम। जब हम अगेंस्ट जाते हैं रिवर के और रिवर के फ्लो में हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। चलो ये एक बहुत बेसिक बात हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो रब कर दिया मैंने। अब पूछता है कि अभी रोज अपस्ट्रीम, मतलब वो रिवर के अगेंस्ट जाता है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ये मान लो एक रिवर है, 28 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया, उसको लगे 4 घंटे। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने हमेशा ही फॉर्मूला अपनी एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अभी की स्पीड अपस्ट्रीम में, अभी स्पीड इन अपस्ट्रीम, या इसको हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। तो डिस्टेंस है 28/4, तो 7 किलोमीटर पर आवर उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, देखिए अपस्ट्रीम स्पीड अब कैसे बनती है हमारी। अपस्ट्रीम का मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ अभी, स्पीड ऑफ मान लीजिए बोट, माइनस में हम कर देते हैं स्पीड ऑफ रिवर की, जो बोट की स्पीड है उसमें से स्पीड ऑफ रिवर माइनस हो जाएगी, तभी तो वो अपस्ट्रीम है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या करता है कि रिवर जो है वो बोट की स्पीड को कम कर देती है। वो कितना कम करती है, जितनी की स्पीड खुद होती है, जितनी की रिवर की वाटर की स्पीड होती है फ्लो करने की। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम के अंदर होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस, इसके अंदर प्लस हो जाता है, क्योंकि जब बोट बहाव में जाती है, फ्लो में जाती है रिवर के, तो जो रिवर की स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, तो प्लस स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो हमारा 7 आया है, 7 बेसिकली क्या आ गया है, स्पीड ऑफ बोट, मैं इसको लिख लेता हूं SB, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। अब आगे देखते हैं, एंड रोज डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 50/2 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। इसको अब हम बोल सकते हैं ना, स्पीड ऑफ बोट की, बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ रिवर, ये दोनों की स्पीड है, बोट की प्लस रिवर की। टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक। अब पूछा है कि अगर अभी स्टिल वाटर में, मतलब पानी का कोई फ्लो नहीं है, नॉर्मल कोई इसके अंदर स्लोप नहीं है, नॉर्मल रिवर है, उसके अंदर रिवर का ठहराव है, उसमें पानी फ्लो नहीं कर रहा, स्टिल वाटर है, और ये डिस्टेंस है 44.8 किलोमीटर, तो कितनी देर में ट्रैवल करेगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम बोट की स्पीड यानी अभी की स्पीड को निकाल लें, अभी की स्पीड को अगर हम निकाल लें तो हम बता सकते हैं ना उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ अभी, और 7 + 25 इज 32, 2 × 16 होता है 32। तो स्पीड ऑफ अभी आ गई हमारी 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 44.8, स्पीड कितनी है 16, डेसिमल हटेगा 0 आ गया, इसको 16 से कट करते हैं, 4 4 16, 1 1 2, 4 2 8, 4 8 32, डेसिमल आ जाएगा, 0 को हम हटा देंगे। तो 2.8 आवर्स में स्टिल वाटर के अंदर अभी 44.8 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा। तो इसका सही आंसर है 2.8 आवर्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the compound interest on a sum of ₹31250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहले समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो हमारे पास अगर कोई सम है, मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं और इसके ऊपर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए 1 साल के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम 100 रुपये हमारा सम है, इसके ऊपर 5% का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल है हमारा, तो कितना हो गया 100 का 5%, 5 रुपये। इसका मतलब ईयर के एंड तक, 1 साल के अंत तक
हमें 100 जो हमारे पूंजी थी, जो हमारा सम था, उसमें 5 रुपये जुड़ के 105 रुपये मिल जाएंगे। तो हमें 5 रुपये उसके अंदर इंटरेस्ट मिला और 100 हमारा प्रिंसिपल था। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 साल की जगह बोलूँ कि 2 साल है, तो दूसरे साल क्या होगा, हमारे पास ये 100 रुपये की पूंजी है, 5% हमें ब्याज मिलेगा 2 साल का। तो क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये जो 100 रुपये हैं, देखो पहले साल हमें क्या था, 5% का इंटरेस्ट मिला था 5 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या खासियत होती है कि जो पिछले साल का, जैसे फर्स्ट ईयर तक का जो टोटल अमाउंट है ना हमारा, 100 रुपये प्लस ये 5 रुपीज़, इस टोटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये के ऊपर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हो जाएगा 5 रुपये। और ये जो 5 रुपये पिछले साल का इंटरेस्ट था, इस पे हमें दोबारा से 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.25। तो सेकेंड ईयर का हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5.25। फर्स्ट ईयर का हमारा कितना था, 5। अगर मैं इसमें बोल दूं कि हमारा टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, तो तीसरे साल क्या होगा, सेकेंड ईयर तक का जो टोटल हमारा सम बनता है ना, यानी ये सम हमारा प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, इस पूरे के ऊपर हमें तीसरे साल फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना मिलेगा, पहले तो 100 रुपये के ऊपर हमें 5 रुपये मिल जाएगा, फिर ये जो पहले साल का 5 रुपये था, इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर पे आएंगे हम, सेकेंड ईयर क्या होगा, ये जो 5 रुपये हमारे पास है, इसका 0.25 हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो 0.25 है, इसके ऊपर भी 0.25 के ऊपर भी 5% का इंटरेस्ट हमें, तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 5/100, 25 5 125.0125 हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल हमारा अब कितना हो जाएगा, इसको कहते हैं अमाउंट, जो फाइनल हमें मिलता है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, ये हो जाता है हमारा अमाउंट। तो उसके अंदर ये ₹100 प्लस ये जितना भी हमें इंटरेस्ट मिला है पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो हमने ये बेसिक बात समझ ली कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹31250। तो 31250 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। देखो 8 मंथली को हम क्या लिख सकते हैं, 8/12 लिखेंगे, इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 2 8, 4 3 12, 2/3 ईयर्स हो जाएगा ये, 2/3 ईयर्स। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये होता है, देखो 8 मंथली का मतलब है कि हर 8 महीने के बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। अगर ये 8 मंथली ना दिया होता तो उसको हम क्या मानते हैं कि 2 ईयर्स का टाइम है, तो हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। 8 मंथली हो गया कि हर 8 महीने के बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को तो हम डिवाइड कर देंगे 2/3 से, तो नीचे आ जाएगा 3, 2/3 से नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 ईयर्स। और इंटरेस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 से, तो 3 4 12। अब हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा 8% का आ जाएगा, और हमारा सम रहेगा 31250। तो देखो 8% को हम लिख सकते हैं, परसेंट हटा के 8/100, 4 2 8 और 4 25 100, तो 2/25। अब हम इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसी तरीके से इसका हमें इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो पहले साल क्या होगा, 2/25 मिलेगा इसका, 2/25, वो कितना हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे, 5 × 25, 5 6 × 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर से कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 1250, 1250 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो ऊपर का 2 है, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, पहले साल का हमें कितना ब्याज मिला, 31,250 के ऊपर हमें
8% के हिसाब से 2500 का ब्याज मिला। अब आते हैं दूसरे साल के ऊपर। ये देखो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब आते हैं दूसरे साल के ऊपर। दूसरे साल में क्या होगा, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस 31250 के ऊपर। 31250 के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2500 रुपये मिलेगा। और हमने क्या सीखा था कि पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इसका 2/25 हम फिर से कर देंगे तो 25 से कट हो जाएगा, 200 रुपीज़ यहाँ मिल जाएंगे। ये हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया। अब आते हैं थर्ड ईयर के ऊपर। थर्ड ईयर पे ये हमारे सम पे मिलेगा 2500 रुपये। फिर फर्स्ट ईयर का हमारा कितना इंटरेस्ट था, 2500, इसके ऊपर हमें दोबारा से 8% मिलेगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे यहाँ पे हमें कितना मिला, 2500 के जो ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर फिर से 200 रुपये मिलेगा। इस 200 के ऊपर फिर से हमें 200/25 मिलेगा, 2/25 मिलेगा। 25 4 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो अब इस इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेंगे और यही हमारा फाइनल इंटरेस्ट होगा। देखो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 हो गया 7500। ये 200 प्लस 200 प्लस 200 हो गया 600 और ये 16 रुपीज़। 6 5 11 8,116 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर अमाउंट पूछा जाए कि अमाउंट कितना मिलेगा तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 8,116 में 31,250 को हम ऐड करके अमाउंट हमारा निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने अभी आपको टेक्निक्स या जो भी तरीका अभी सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया है, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आप एक बार इस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप ये धीरे धीरे आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा कैलकुलेशन करने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप इस चीज़ को रिलाई कर सकते हो 100%। ये टेक्निक्स जो है बिल्कुल अपनाई हुई है मैंने खुद एग्ज़ाम के अंदर और बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका कंटिन्यूएशन होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं, आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका CGL मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।